हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। तो सीयूटी एग्ज़ाम के आज से अगर हम जिस दिन ये वीडियो बन रहा है उस दिन से अगर हम काउंट करें एग्ज़ाम्स का, तो एग्ज़ाम्स है आपके मई 15 से, और आज 5 अप्रैल है। और आज से अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और या फिर 30 डेज भी अगर इस एग्ज़ाम्स के आपके बचे हैं, आप उस समय ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि सीयूटी की प्रिपरेशन आपको लिमिटेड टाइम में करनी कैसे है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम सीबीएसई का या फिर स्टेट बोर्ड का अभी हुआ है और फॉर्म जैसे तैसे उन्होंने भरा है, पर प्रिपरेशन के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए शुरू से लेके अंत तक आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट अपना कैसे करना है और प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो एमसीक्यूज आते हैं किस तरह के नेचर के एमसीक्यूज आते हैं, और आपको रिवीजन किस तरह से करना है। लिमिटेड टाइम में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, तो सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके लिए हम एक स्टेप देख लेते हैं, प्रॉपर हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखने वाले हैं। पहला स्टेप है आपको इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझनी होगी। हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है। आपने सीबीएसई एग्ज़ाम अभी अगर दिया हो, तो आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देखोगे, है ना, स्टेट बोर्ड भी हो, तो वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या आते हैं, पहले छोटे क्वेश्चंस होते हैं, फिर बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो उसे हम उस तरह से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, जैसे तैसे हमें कुछ चीज़ें याद रहे और उसका हम आंसर लिख सकें, ठीक है। लेकिन सीयूटी एग्जाम में तो आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं, और एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट उन एग्जाम से काफ़ी अलग होती है जो हम बोर्ड एग्जाम में देते हैं। क्लियर? तो इसको हम समझेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, और प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर कैसे आए हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। फिर आती है बात, हम क्या पढ़ें। स्टडी मटेरियल, यूट्यूब पर भी बहुत स्टडी मटेरियल है, आप गूगल पर देखोगे सीयूटी के नाम से बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन आपकी अपनी पढ़ाई को अगर देखो तो सीबीएसई का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, स्टेट बोर्ड का जो 12th क्लास का सिलेबस है वही डोमेन में रहने वाला है, और जनरल टेस्ट ऑफ इंग्लिश के लिए भी आपको एक बेसिक सिलेबस दे रखा है। तो अब आपको कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए, फ्री की चीज़ पढ़नी चाहिए, कोई कोचिंग लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टडी आपको किस तरह से करनी है, किस कंटेंट को आपको पढ़ना है। फिर बात आती है हमारी गाइडेंस की और कोचिंग की, कि हमें कोचिंग चाहिए क्या, कोचिंग किस बच्चे को चाहिए, और कौन से बच्चे जिनको कोचिंग की जरूरत नहीं है उसके बिना भी एग्जाम कर सकते हैं। और अब कंपटीशन किस लेवल का है, कि क्या एक नॉर्मल बच्चे को भी कोचिंग लेनी चाहिए। सारी चीज़ों को हम देखेंगे, आपकी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि हमारा जो पहला स्टेप है क्या है, कि आपको एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझनी है। तो यहाँ पर मैं आपको स्पेशली उन बच्चों को मैं बता दूं जिन बच्चों को सिलेबस के बारे में नहीं पता है, ठीक है, और वो कोचिंग का रास्ता ढूंढ रहे हैं या फिर स्टडी मटेरियल के लिए इधर उधर वीडियोस देख रहे हैं। तो आपको बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। आपके यहाँ पर जो सिलेबस है इसमें डोमेन सब्जेक्ट जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भरते हैं तो डोमेन सब्जेक्ट आपके वही होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में दिए थे। क्लास 12th में अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो आपको वही देना है, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स करना चाहते हो या बीएससी करना चाहते हो, ओके, वही मार्क्स आपके कंसिडर होंगे। तो आपने फॉर्म भरते हुए चीज़ें ध्यान में रखी होगी। अगर आपने नहीं ध्यान में रखी तो करेक्शन की डेट अभी है, आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर आगे बात आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज। कैसे होते हैं एमसीक्यूज? सिंपल सी बात है, एमसीक्यूज होते हैं आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसके 4 पॉसिबल आंसर होते हैं ऑप्शन में, जिनमें से हमें एक सही आंसर को चूज करना होता है, ओके। और रॉन्ग आंसर अगर आपके कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि -1 होगा अगर आपने गलत किया, और +5 होगा अगर आपने सही किया। अगर दो आपको पता है नहीं है और इन दो में कंफ्यूजन है तो आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। आपको ये एग्जाम में आपको एक आइडिया रहे कि अगर आपके दो में कंफ्यूजन है तो आपका यहाँ पर +5 हो रहा है अगर सही हो गया, और 50-50% चांस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। अब आपके पास में लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो ये बात हुई हमारी एक रिक्वायरमेंट समझने की एग्जाम की। अब पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। आपको वैसे तो पैटर्न पता ही होगा, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भरा होगा। तो यहाँ पर क्या है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, इस 3 कैटेगरी में आपके पेपर हैं। पहला है आपका लैंग्वेज, और दूसरा है आपका डोमेन, और तीसरा है आपका
जनरल टेस्ट, ठीक है। अब ये आपके सामने एग्जाम का पैटर्न है। इस एग्जाम के पैटर्न में आपको पता है कि आपने अगर एक लैंग्वेज ली होगी, या फिर आपने 2 लैंग्वेज ली है तो 3 डोमेन, या फिर आपने 3 या 4 में से एक डोमेन लिया होगा और जनरल टेस्ट लिया होगा, ठीक है। जनरल टेस्ट का एक ही पेपर है। अब इस कंडीशन में आपके पास में क्या है कि अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो कोर्स टारगेट नहीं कर रहा है जहां पर डोमेन सब्जेक्ट मांगे जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट की ही प्रिपरेशन करनी है। या फिर आप BHU को देखें और जामिया के अंदर अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो अलग अलग रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि आपने कितने पेपर भरे हैं, तो आपके नंबर ऑफ पेपर्स डिसाइड करेंगे कि आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे अपनानी है। 2 कंडीशन लेते हैं, सिंपल सी बात है। एक बच्चा है जिसके पास में इंग्लिश प्लस GT है, ये BHU के लिए भी हो सकता है, JNU के लिए भी हो सकता है, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये हो सकता है। आप ऐसा पैटर्न कर रहे हो अप्लाई, ओके। दूसरा क्या है कि भाई इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज जो है ना, अदर लैंग्वेज डोमेन पेपर में आपने 3 डोमेन लिया हो, डोमेन पेपर में आपने 3 पेपर लिया हो, और फिर आपने GT भी दे दिया हो सकता है आपने DU के लिए अगर अप्लाई करो तो फिर आपको यही चाहिए। लेकिन उसके अलावा आप वो यूनिवर्सिटी भी कर रहे हो तो आप इंग्लिश भी भर रहे हो और GT भी भर रहे हो और साथ में ये भी है। तो ये आपका पैटर्न हो गया। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो फिर आपको सिलेबस को इस तरह से प्रिपेयर करना होगा बच्चों कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं सिलेबस। अब सिलेबस में आप देखो कि जो आपका लैंग्वेज है इंग्लिश, या फिर आप कोई सी भी लैंग्वेज ले लीजिए, तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा, ये आपके ग्रामर है ना, जो आपकी ये होती है ग्लोसरी होती है ना, या फिर वर्ड मीनिंग, ठीक है। वर्ड मीनिंग हो गया, और आपके क्वेश्चंस आ गए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो ये जो चीजें हैं इनमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, और आप अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखोगे तो आप देखोगे कि सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो इसमें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब डोमेन सिलेबस की बात करते हैं। डोमेन में अगर आपकी साइंस है, कॉमर्स है, या फिर आपकी आर्ट्स है, इनमें आपका जो NCERT की बुक्स हैं, NCERT सेम NCERT एंड NCERT, आपकी NCERT की बुक्स हैं, इनको आपको कम टाइम में वापस पढ़ना है जो आपने एग्जाम दिया है। यानी कि आपने साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दिया है तो आपको वहाँ पर MCQ के क्वेश्चंस आएंगे। इनके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, अपने आप को इस तरह से ट्रेंड करना है, आपको स्पेशल एरिया पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, आपका सोशल साइंस के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, कौन से इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते हैं इस यूट्यूब चैनल के वीडियोस में भी आपको मिल जाएगी लिंक्स। और KP एग्जाम प्रेप पर भी हमने साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए और आर्ट्स के लिए स्पेशली गाइडेंस के वीडियोस भी प्रिपेयर किए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डोमेन की प्रिपरेशन भी आपको करने में कहीं स्मार्टनेस चाहिए और बेटर तरीके से चाहिए तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर है आप उन पर कॉल कर सकते हैं, ओके। अभी हम पैटर्न को समझ रहे हैं तो पैटर्न को पूरी तरीके से समझते हैं, और जो लास्ट स्टेप है उसमें हम इस बात की डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको गाइडेंस की कहाँ नीड होगी और कहाँ आपको जरूरत नहीं होगी, ओके। अब आपके स्टडी मटेरियल की बात करते हैं। पहला आपका लैंग्वेज के अंदर आप इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज है ना, अदर लैंग्वेजेस हैं, तो आपको पुराने पेपर्स को देखना है और पुराने पेपर्स के साथ में आपको ट्राई करना है कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप अलग अलग जगह से गाइडेंस ले सकते हैं, ओके। इंग्लिश की प्रिपरेशन आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले तो यहाँ पर आप वीडियोज़ जो इस यूट्यूब चैनल पर है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन है, डोमेन का स्टडी मटेरियल आपका होना चाहिए, बस यही आपका मटेरियल है।
और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, उनमें सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, यानी कि वो 100% गारंटी नहीं है उसमें से कि आपको वहाँ से क्वेश्चंस करें। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को हमेशा अपने साथ रखें वाइल प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स। ओके, अब बात करते हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो है आपका जनरल टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ रही है, करंट अफेयर्स भी आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल ऑफ जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के लिए आप पहले तो देखो क्या आ रहा है, जीके एंड करंट अफेयर्स, ये एक आपका टॉपिक हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। आपका दूसरा क्या हुआ, दूसरा आपका हुआ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगला क्या हुआ आपका लॉजिकल रीजनिंग। ओके, और आपके यहां पर कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं। ओके, एबिलिटी, ठीक है। तो अब आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आपको करना है। जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है उस केस में अगर आपको यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस करने का आइडिया नहीं होता है, ठीक है। अब आपको समझना है कि आप अगर बुक से पढ़ते हो जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन का या फिर आप खुद से पढ़ते हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं एक बार प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है और आप अगर गाइडेंस भी लेते हो तो आपको किस कंडीशन में लेना चाहिए, है ना। केस वन ऐसा स्टूडेंट्स जिसको नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने जैसे तैसे फॉर्म भरा है, अब उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, उसको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा उस बच्चे को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और उस केस में आप जो नीचे दिए हुए नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। केस टू क्या है आपका, केस 2 में आप ऐसे बच्चे देखेंगे, दोज स्टूडेंट who need MCQs, notes, प्रैक्टिस टेस्ट है ना, ये सारी चीज़ें चाहिए, PYQs चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या है ना कि आप आगे की स्टेप पर हैं। और इस केस में अगर आप पेपर्स PYQs देखते हो ओके, PYQs देखते हो तो फिर क्या कर सकते हो, आप PYQs के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस करनी है, आपको MCQs चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप कोचिंग प्रोग्राम में एनरोल होते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, बेनिफिट्स क्या हैं। नंबर 1, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अब डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पे ज्वाइन कर चुके हो, किस जगह पर आप काम कर रहे हो, वहाँ पे टीचर्स क्या आपको स्पेसिफिकली आपसे आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जा रहा है या फिर आप बल्क में पढ़ रहे हो जहाँ पर आपको स्पेशली कोई भी गाइडेंस नहीं है। दूसरा, आप यहाँ पर देखोगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वो क्या होते हैं आपके MCQs। अब MCQs की आप लगातार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो और वेल रिसर्च स्टडी कंटेंट के बने हुए आपके नोट्स या फिर आपका PPTs अगर टीचर आपके साथ शेयर करता है तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट्स हैं आपके अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो CUET
उड़ान 2024 बैच जो है आपके लगातार स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो आपको इसके बारे में मैं बता दूं कि 1999 में आपको यहां पर इंग्लिश प्लस डोमेन प्लस जीटी इसकी प्रिपरेशन पूरी मिलती है। और क्या फायदा है इस कोर्स को लेने का? इस कोर्स में अगर आप एनरोलमेंट लेते हो और आपका एडमिशन हो जाता है, आपके अच्छे कोर्स में आपके स्कोर आता है, तो आप अप्लाई कैसे करते हो, प्रॉपर गाइडेंस, हर तरह की चीजें इसके साथ इंक्लूडेड है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब यहां पर आता है हमारा लास्ट टाइम मैनेजमेंट। आपके पास में 40 डेज हैं, आप मान के चलिए कि आपके 20 डेज हैं, जो नेक्स्ट 20 डेज हैं वो लगने चाहिए प्रिपरेशन में, और जो लास्ट 20 डेज हैं वो होना चाहिए आपका प्रैक्टिस। अब जितना भी पढ़ना है, जो भी सिलेबस है, अगर आपके नंबर ऑफ पेपर्स मैक्सिमम 6 हैं या फिर मिनिमम 2 हैं, यानी कि इंग्लिश और जीटी हैं या फिर वो हैं, तो अब आपको देखना है आपको आपका प्राइमरी गोल क्या है, कौन सा कोर्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आपके बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स इस तरह के कोर्स हैं, तो आपको यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करनी होगी। लेकिन अगर आपने इंग्लिश और जीटी का आपने अगर प्रिपरेशन किया है, उसके लिए आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको उस तरह से प्रिपेयर करना होगा। लेकिन आप स्किप ना करें, अगर आपके दोनों ही गोल इंपॉर्टेंट है तो आपको ये 6 पेपर्स पढ़ने के लिए अपने आप को माइंड को प्रिपेयर रखना होगा। ओके, आप मैक्सिमम डेली कितना पढ़ सकते हो, है ना? डेली इंसान की एक कैपेसिटी होती है कि इंसान 8 से 10 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ जाएगा। अगर उससे ज़्यादा भी अगर हम प्रिपेयर करें तो हमारी यहाँ पर वीक में आपके 7 डेज होते हैं। अगर 7 डेज में, है ना, इसके बाद अगर 10 घंटे से ज़्यादा अगर आप पढ़ने की कोशिश भी करोगे तो आपका दिमाग उस तरह से काम नहीं करता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर 8 आवर्स के अकॉर्डिंग आप अगर देखो तो कितने होते हैं यहाँ पर आपके 56 होते हैं। 56 यानी कि हर वीक आप 56 डेज पढ़ाई कर 50 डेज आवर्स पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। 56 तो हम 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर 50 घंटे हर वीक पढ़ाई करते हो तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपके यहाँ पर 6 है सब्जेक्ट, और 6 को आप अगर यहाँ पर वो करते हो तो क्या होता है आपके यहाँ पर कितने पर सब्जेक्ट के लिए कितना आएगा आपके यहाँ पर, लगभग 8 घंटे आप पर सब्जेक्ट को देते हो, ठीक है। अब उसके लिए क्या है ना कि आपको देखना है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। कुछ बच्चों के कुछ डोमेन सब्जेक्ट बच्चों के क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और कुछ होते हैं आपके वीक। सबसे पहले आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट के टॉपिक्स देख लेने हैं कि यहाँ पर मुझे इस सिलेबस में क्या आता है। मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, उसमें आपको क्या आता है। इधर आप अगर देखते हो अपने टॉपिक्स, उसमें आपका कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रांग है, उनको आपने अपने फाइनलाइज कर लेना है। और एक नहीं, आपको नोटबुक ले लेनी है, ओके, नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट, ओके। ये जब आप रखेंगे तो आपका पूरा का पूरा माइंड है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, पर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को करें, और जो एंजाइटी होती है, जो फियर होता है एग्जाम का, आपको उससे उभरना है। इसी तरह के और वीडियोस आप यहाँ पर देखेंगे आगे आने वाली टाइम में, प्रिपरेशन किस तरह से करें। और एमसीक्यूज हो गए आपके, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस आप हर दिन एवरी डे आप एटलीस्ट एक टेस्ट तो जरूर दें, ओके। टेस्ट कहाँ मिलेंगे, स्टडी मटेरियल किस तरह से क्या मिलेगा, उसके लिए केपी एग्जाम प्रेप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी अगर आप एनरोल होते हो तो आपको इसी तरह की गाइडेंस की वीडियोस और मिलते रहेंगे। इसलिए जो नीचे दिए हुए नंबर हैं उस पर एक बार जरूर कॉल करें और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज फ्रॉम केपी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।